गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। जो नियम है आपका 2011 इसको मैंने बढ़िया अच्छी तरह एक पॉइंट टू पॉइंट जो आपके जहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको एक एक ही पेज के अंदर मैंने आपको ये प्रोवाइड करवाया है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला है। अगर जाने वाला है तो वो समझ लेना वो सभी के लिए ही बाहर से ही होगा, ठीक है ना। इससे बाहर कुछ नहीं है। उसके बाद में ये नॉर्मली आपके जितने भी नियम है धाराएँ हैं उनको मैंने एक ही पेज के अंदर समेट दिया है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011। इसकी विशेष बातें क्या है? आरटी 2009 की धारा 38 से इसमें संशोधन किया गया और राजस्थान में से लागू किया गया है। तो ये धारा 38 ध्यान में रखना। और 29 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी हुई थी और 1 अप्रैल 2011 से राजस्थान में लागू हुआ था। और इसके अंदर टोटल 10 अध्याय 29 नियम हैं, यानी 29 रूल है। तो हम एक अध्याय के हिसाब से उसकी बात करते हैं। देखें अध्याय नंबर जो फर्स्ट है इसके अंदर इसकी भूमिका है। तो इसके अंदर रूल नंबर या नियम नंबर 1 के अंदर इसका नाम दिया हुआ है। नाम क्या है आप सभी जानते होंगे, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011। उसके बाद में इसकी परिभाषा है। रूल नंबर 2 के अंदर परिभाषा और कुछ शब्द हैं जिनको इसके अंदर परिभाषित किया गया है। रूल नंबर 2 के अंदर परिभाषा है। और अध्याय नंबर 2 जो आपका है मुख्य रूप से असमसी और एसडीएमसी से संबंधित है। आपका अध्याय नंबर 2 इसके अंदर रूल नंबर जो नियम नंबर 3 है उसके अंदर उसके असमसी और एसडीएमसी के कर्तव्य बताए गए हैं, कर्तव्य बताए गए हैं। और असमसी के अंदर टोटल इसके अंदर 16 सदस्य बताए गए हैं। उसके बाद में रूल नंबर 4 के अंदर आपका नियम नंबर 4 इसके अंदर असमसी की कार्यकारी समिति यानी असमसी की एक उप समिति है कार्यकारी समिति, उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद में रूल नंबर जो नियम नंबर 5 उसके अंदर विद्यालय विकास योजना तैयार करना, यानी कि एसएमसी और एसडीएमसी के कर्तव्य के अंदर ये बताया गया है कि रूल नंबर 5 यानी नियम नंबर 5 के अनुसार ये विद्यालय विकास योजनाएं तैयार करेंगी। उसके बाद में अध्याय नंबर 3 की बात करते हैं। तो अध्याय नंबर 3 आपका मुख्य रूप से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। और इसके अंदर नियम नंबर 6 है जो एक ही इसके अंदर मुख्य रूप से नियम 1 है जिसके विशेष प्रशिक्षण की बात की गई है। विशेष प्रशिक्षण का मतलब हो गया दोस्तों कि इसके अंदर यह कहा गया है कि अगर कोई बच्चा यानी कि अगर वो 10 साल का है तो उसको हम यानी कि कक्षा 5 के अंदर उसका प्रवेश लेंगे। और 5वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए स्पेशल यानी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा लगभग 3 माह के लिए। यानी अलग से अध्यापक उसके लिए यानी कि नियुक्त होगा और वो उसको विशेष प्रशिक्षण देगा। और इसको कम से कम 3 माह और अधिकतम से अधिकतम 2 वर्ष तक यानी कि ये कोर्स चल सकता है विशेष प्रशिक्षण। और उसको यानी कि वो कक्षा अपनी जो निर्धारित कक्षा उसके अनुकूल उसका बनाया जाएगा। उसके बाद अध्याय नंबर 4 की बात करें तो अध्याय नंबर 4 के अंदर रूल नंबर 7 आता है। जो देखें दोस्तों यहाँ पर रूल नंबर 7 रूल नंबर 7 है। इसके अंदर आसपास का क्षेत्र सीमाएं हैं, यानी कि रूल नंबर 7 क्या कहता है? आरटी 2011 का रूल नंबर 7 ये कहता है कि सरकार आसपास के क्षेत्र और सीमाओं के अनुसार विद्यालयों का प्रबंधन करेगी। यानी कि 1 से 5 तक के अंदर कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय स्थापित करेगी और 6 से 8 तक 2 किलोमीटर दायरे में ये विद्यालय स्थापित करेगी। और इसके बाद में अगर कोई ढाणी है, कोई अन्य की मतलब आपका कहने का मतलब ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है तो वहाँ पर कम से कम 150 यानी जनसंख्या घनत्व पर 6 से 11 वर्ष के अगर 20 बच्चे हैं तो वहाँ पर सरकार है वो 1 से 5 तक स्कूल की स्थापना करेगी। और अगर 5वीं के अंदर 30 बच्चों का नामांकन किसी स्कूल के अंदर है तो वहाँ पर 6 से 8 तक के विद्यालय का प्रबंधन करेगी। तो ये आपका रूल नंबर 7 कहता है। उसके बाद रूल नंबर 8 क्या कहता है? राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व है, यानी कि राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व दिए गए रूल नंबर 8 के अंदर। राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व का मतलब हो गया भी राज्य सरकार बच्चों की समुचित शिक्षा के लिए यानी उचित नियंत्रण देखभाल उनकी व्यवस्था करेगी। और स्थानीय प्राधिकारी भी इन सभी व्यवस्थाओं को नियंत्रण प्रबंधन करने के का काम करेंगे, ठीक है ना। ये रूल नंबर 8 कहता है। उसके बाद में अध्याय आपका हो गया 4 नंबर। उसके बाद अध्याय नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। अध्याय नंबर 5 मुख्य रूप से आपके विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व से संबंधित है। इसके अंदर आपका नियम नंबर 10 आएगा।
जो आपका अध्याय नंबर 10.5 उसके अंदर नियम नंबर 10 से लेकर के 15 तक इसके अंदर मुख्य रूप से धाराएं हैं, जिन्हें धाराएं नियम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर नॉर्मली 11 के जो निःशुल्क आपका 2011 है उसके अंदर धारा को नियम ही बताया गया, ठीक है ना। तो इस विद्यालय अध्यापकों की उत्तरदायित्व है, तो जो जो आपके 10 है उसके अंदर 25% सीटों का आरक्षण है, ठीक है ना। जो रूल नंबर 10 है वो आपके 25% सीटों का आरक्षण है। और जो 11 है, 11 के अंदर प्रति बालक व प्रतिपूर्ति का मतलब हो गया, यानी कि 25% आरक्षण है वो आपका जो आपके निजी विद्यालय उनके अंदर आरक्षण दिया गया है। और 11 के अंदर ये कहा गया है कि प्रति बच्चे के अंदर जो व्यय आएगा उसकी प्रतिपूर्ति वो सरकार करेगी, वहन करेगी, ठीक है ना। उसके बाद में रूल नंबर 12 क्या कहता है, आयु के दस्तावेज, यानी कि बच्चे को इसके अंदर आयु से संबंधित जो दस्तावेज उसके बारे में बताया गया, जिसके अंदर मुख्य रूप से अपने जन्म प्रमाण पत्र, जो या फिर जहाँ पर उसका जन्म हुआ है वहाँ पर, या फिर उसके माता पिता का लिखित प्रमाण पत्र, या फिर जो बिल है, जो आपका लाइट बिल है वो भी उसके अंदर पेश किया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में यानी कि रूम राशन कार्ड वगैरह वगैरह, आधार कार्ड, ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 13 है, वो कहता है 6 माह तक प्रवेश कालावधि तक दिया जाए, यानी कि 6 माह तक, यानी कि अगर स्कूल स्टार्ट होता है जनवरी, मान लो यानी जनवरी में स्टार्ट होता है, अगले 6 महीने तक प्रवेश दिया जा सकता है, उसकी कालावधि के बारे में बताया गया 13 के अंदर। उसके बाद में 14 की बात करें, विद्यालय की मान्यता है और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 1989 के तहत इसकी सारी मान्यताएं विद्यालय अगर पूरा करता है तो उसको वह मान्यता दे दी जाएगी। यानी किस अधिनियम के तहत, ये ध्यान में रखना, गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, और उसके अंदर अधिनियम 1992 है, जिसकी संख्या 19 के तहत ये विद्यालय को मान्यता प्रदान की जाती है। अगर कोई भी विद्यालय इस मान्यता को परिपूर्ण नहीं करता है तो रूल नंबर नियम 15 क्या कहता है कि मान्यता वापस लेनी होगी, यानी मान्यता वापस ले ली जाएगी, यानी रद्द कर दी जाएगी। उसके बाद में अध्याय नंबर 6 की बात करते हैं, तो अध्याय नंबर 6 जो मुख्य रूप से अध्यापकों से संबंधित है, अध्यापक यानी कि जो आपके शिक्षक है उनसे संबंधित, उसके अंदर रूल नंबर जो 16 है, तो ध्यान रखना अध्याय नंबर 6 कैसे स्टार्ट होता है, इसके 6 के आगे एक लगा देना, 16 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। उसके बाद में 16 से लेकर के 21 तक इसके अंदर मुख्य जो नियम है, धाराएं हैं। जो आपका रूल नंबर 16 क्या कहता है कि न्यूनतम अर्हताएं, यानी कि उसके लिए कम से कम शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए वो उसके अंदर दी गई है। और 17 के अंदर शिथिलीकरण, यानी कि अगर कोई भी शिक्षक न्यूनतम अर्हताएं प्राप्त नहीं करता तो उसको थोड़ी शिथिल दी गई, यानी कितने समय के अंदर वो और इसको परिपूर्ण करना हो, जिसके नॉर्मली इसका समय दिया हुआ है 3 से 4 वर्ष का दिया हुआ है, ठीक है ना, 4 या 5 वर्ष का है। उसके बाद देखें, ये ज़्यादा इसका डीपली नहीं दिया हुआ है, लेकिन शिथिलीकरण जो दिया हुआ है न्यूनतम अर्हताएं पूर्ण करने का, वो आपके 17 में दिया हुआ है। 18 के अंदर वेतन भत्ते और सेवा शर्तें हैं, यानी शिक्षकों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण किया गया 18 के अंदर। 19 के अंदर अर्हताओं को अर्जित किया जाना, यानी कि कब तक अर्जित करेगा, कौन कौन सी अर्हताएं उनको अर्जित किया जाना जरूरी है, ठीक है ना, 19 के अंदर। और 20 के अंदर अध्यापकों का कर्तव्य के अंदर आपको समय पर आना होगा, उनके नैतिक आचरण होगा, उसके बाद उनको सभी बच्चों के साथ में यानी कि अच्छा व्यवहार करना होगा, पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण कराना होगा, ये सारे आपके विद्यार्थियों यानी कि शिक्षक के कर्तव्य है। उसके बाद 21 के अंदर क्या है, विद्यार्थी अध्यापक और शिक्षक अनुपात है, ठीक है ना, यानी शिक्षक अध्यापक अनुपात है इसके अंदर, विद्यार्थी और शिक्षक अनुपात है आपके रोल नंबर 21 के अंदर। उसके बाद रोल नंबर 7 की बात करते हैं। रोल नंबर 7 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखें अध्याय नंबर 7 क्या कहता है, पाठ्यचर्या, यानी प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण होना, ठीक है ना, पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण होने तक, यानी कि अध्याय नंबर 7 के अंदर ये कहा गया है कि कोई भी शैक्षिक पदाधिकारी है उसको पाठ्यचर्या निर्माण करने की यानी कि बताया गया है, ठीक है ना। उसके बाद में पाठ्यचर्या प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी रूल नंबर 22 क्या कहता है कि शैक्षिक पदाधिकारी है वो पाठ्यचर्या या प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो पाठ्यचर्या उसको पूर्ण करेगा, ठीक है ना। उसके बाद में 23 के अंदर है इसके प्रमाण पत्र प्रदान करना, यानी कि 8वीं तक तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसके अंदर जो आपकी बोर्ड की परीक्षा ली जाती है उसका प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जो मुख्य रूप से आपके हेडमास्टर द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में आगे बात करते हैं अध्याय नंबर 8, इसके अंदर शिकायत का निवारण है। अध्याय रूल नंबर 24 क्या कहता है कि अध्यापकों की शिकायत का निवारण किया जाएगा, यानी कि अध्यापक की जो भी शिकायत है उनका निवारण करना होगा। और 25 के अंदर बालक और माता पिता की शिकायतों का निवारण है 25 के अंदर। उसके बाद अध्याय नंबर 9 कहता है बालकों का अधिकारों का संरक्षण, तो इसके अंदर रूल नंबर 26
रोल नंबर 26 आता है, 26 से स्टार्ट होता है ये अध्याय नंबर 9। इसके अंदर अधिकारों का संरक्षण है। तो देखें रोल नंबर 6 कहता है अगर बाल अधिकारों का संरक्षण यानी राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, ठीक है ना। 26 के अंदर का 27 के अंदर कहता है समस्त परिवादों को प्रस्तुत करना और चाइल्ड हेल्प केयर की स्थापना करना, ठीक है ना। समस्त परिवादों को प्रस्तुत करना यानी 27 के अंदर क्या कहता है कि जितने भी शिकायत दर्ज हुए हैं उनको एक सक्षम अधिकारी के सामने समक्ष यानी परिवादों को प्रस्तुत करना जरूरी है, और इसके अंदर चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना की गई है। उसके बाद में रूल नंबर 28 का कहता है राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। राज्य सलाहकार परिषद, इसके अंदर एक अध्यक्ष और 14 सदस्य होंगे। राज्य सलाहकार परिषद का गठन के करते हैं, यानी कि राज्य सलाहकार परिषद है वो बच्चों के अधिकारों से संबंधित कौन कौन से नियम बनाएगी और उनके अधिकारों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उनके अधिकारों को हनन होने से कैसे बचाए, इन सभी कर्तव्यों का पालन करेगी राज्य सलाहकार परिषद और का गठन किया जाएगा, ठीक है ना। क्या करते हैं उसके अंदर, इसके राज्य सलाहकार परिषद के अंदर टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसके अंदर एक अध्यक्ष और 14 सदस्य माने जाते हैं, ठीक है ना। उसका अध्याय नंबर 10 की बात करते हैं। इसके अंदर रूल नंबर 29 आ जाता है, जिसमें शंकाओं का निवारण, जितने भी प्रकार की कुछ शंकाएं रह जाती है उसका निवारण किया जाएगा 29 धारा 29 के तहत। तो दोस्तों ये आपका इसके थोड़ा सा नोट देख लें। अध्याय नंबर 10 और 3 के अंदर एक एक धारा है, और अध्याय नंबर जो आपकी 5 और 6 उसके अंदर 5 और 6 के 6 धाराएँ हैं। तो ये दोस्त आपका हो गया निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा नियम अधिकार नियम 2011। उसके बाद में हम देखेंगे अभी निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं विशेष यानी कि RT 2009। इसके लिए विशेष क्या है, विशेष की बात करते हैं। मामला, किस मामले के अंदर ये बात उठी कि आपको RT 2009 लागू करनी चाहिए, तो ये मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटका राज्य का जो मामला था उस संविधान के अंदर आया था, उसके अंदर बात उठी थी। इसके तहत अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार में इसे शामिल किया गया था, और 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के अंदर, ठीक है ना। 2002 मैंने लिखना भूल गया हूँ, अब थोड़ा सा ध्यान रखना। 86 संविधान संशोधन 2002 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर मौलिक अधिकारों के अंदर 21 क के अंदर 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जोड़ा गया था। ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। राज्यसभा के अंदर आया था 20 जुलाई 2009 को, और लोकसभा के अंदर आया था 4 अगस्त 2009 को, और राष्ट्रपति ने इसको हस्ताक्षरित किया था यानी अधिनियमित किया था 26 अगस्त 2009 को, जिसमें हमारी राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, ठीक है ना। उसके बाद इसके टोटल आपको अध्याय हैं। ये भारत के अंदर 135वां देश था, फर्स्ट देश तो आपका नॉर्वे था, सभी जानते हैं। उसके बाद में इसके अध्याय 7 है और 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। तो यहाँ पर ये बाद में देखें दोस्तों, और ये देखें इसके अध्याय की बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर फर्स्ट है इसके अंदर इसकी प्रस्तावना है। इसके अंदर धारा फर्स्ट के अंदर इसको कब लागू होगा, यानी कि लागू होगा मतलब ये आपका 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। और इसके अंदर इसका नाम, इसकी शब्दावली बताई गई है। और धारा 2 के अंदर इसकी परिभाषा और महत्वपूर्ण जो मद है, यानी कि अभावग्रस्त बच्चे क्या हैं, बालक क्या है, विद्यार्थी कौन है, ठीक है ना, इनके बारे में बताया गया है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 क्या कहता है, चैप्टर 2 अध्याय नंबर 2 कहता है RT यानी निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार है। ये आपके चैप्टर नंबर 2 से संबंधित। इसके अंदर धारा 3 के अंदर क्या कहा गया है, 6 से 14 वर्ष तक के बालक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये धारा 3 के अंदर। धारा 4 के अंदर यानी 4 के अंदर कहता है 10 वर्ष के बालक अगर पुनः कक्षा पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन्हें कक्षा 5 में प्रवेश यानी आयु के अनुसार उन्हें कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, ये मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में धारा 5 कहती है विद्यालय स्थानांतरण अगर कोई बच्चा करता है तो उसको TC देना अनिवार्य है, यानी उसको हम रोक नहीं सकते हैं। उसके बाद अध्याय नंबर 3 आपका मुख्य रूप से सरकार माता पिता के दायित्व है। इसके अंदर धारा 6 के अंदर क्या है, विद्यालय की स्थापना है, जिसके अंदर 1 से 5 तक अगर है तो 1.5 किलोमीटर के बीच में, और 106 से 8 तक और 2 किलोमीटर के बीच में। और धारा 7 है, जिसके वित्त अनुपात है, यानी कि केंद्र और राज्य का वित्त अनुपात है, इसमें 60-40 यानी कि, और उसके बाद पूर्वी राज्यों के अंदर 90-10 का अनुपात है। और धारा 8 है, ये राज्य यानी सरकार के कर्तव्य हैं। धारा 8 है वो सरकार के कर्तव्य हैं, इसके अंदर सरकारी कर्तव्य बताए गए हैं। और 9 के अंदर सरकार के पराधिकारियों के कर्तव्य है, यानी सरकार के द्वारा जो अधिकारी बनाए गए हैं, जो अधिकारी नियुक्त किए गए उनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और धारा 10 के अंदर माता पिता के कर्तव्य हैं, यानी कि माता पिता का कर्तव्य दिया गया है कि उनको 6 से 14 वर्ष तक के बालकों का अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत उनको शिक्षा देना अनिवार्य है।
ये धारा 10 के अंदर कहा गया है। और धारा 11 के अंदर कहा गया है 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए जो सरकार है समुचित व्यवस्था करेगी, यानी कि 0 से 6 वर्ष के जितने बालक हैं उनके लिए जो शिक्षा की व्यवस्था है वो सारी सरकार करेगी, ठीक है ना। तो ये धारा 11 के अंदर कहा गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर आपका अध्याय नंबर 4 की बात करते हैं। अध्याय नंबर 4 है मुख्य रूप से विद्यालय और शिक्षा के दायित्व है। विद्यालय और शिक्षा के दायित्व की बात करें तो अगर धारा नंबर 12 क्या कहती है, 12 के अंदर 25% का आरक्षण है, यानी कि अगर आप निजी विद्यालय में प्रवेश करवाते हैं तो यहाँ पर आरटी के तहत वहाँ पर 25% सीटों का आरक्षण दिया गया है। धारा 13 के अंदर प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि अगर आपसे कोई विद्यालय प्रवेश शुल्क लेता है तो यह आपका दंडनीय अपराध है, यहाँ पर आपका निःशुल्क प्रवेश किया जाएगा। और धारा 15 के अंदर दस्तावेज यानी कि मांगना अनिवार्य नहीं है, ठीक है ना। दस्तावेज अगर कोई बच्चा आपका वहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए अनिवार्य नहीं है कि वो दस्तावेज अभी उपलब्ध करें। दस्तावेज के अभाव के अंदर उसका यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है या पर उसका प्रवेश है वो नहीं रोका जाएगा। और 15 के अंदर कहा गया कि प्रवेश अंतिम तिथि 30 सितंबर तक रहेगी, यानी कि ये 30 सितंबर तो लास्ट है, इसके बाद भी वह एडमिशन ले सकता है, यानी कि प्रवेश ले सकता है बच्चा। 16 के अंदर कहा गया कि प्रारंभिक शिक्षा होने तक ठहराव में अवरोध नहीं होगा, यानी कि जब तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होगी तब उसके बीच में उसको कहीं पर भी उसको फेल नहीं किया जाएगा ना। मतलब ये अभी 16 वर्ष के धारा 16 के अंदर ये कहा गया है प्रारंभिक शिक्षा होने तक उसको बीच में कहीं पर भी रोका नहीं जाएगा, ठहराव या अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाएगा। ये किताबी लैंग्वेज है लेकिन सामान्य आप समझ सकते हो, उसको फेल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और 17 के अंदर यानी कि उसको जो आपका दंडित करने का अपराध है नॉर्मली समझते हैं, यानी कि उसको दंड नहीं दिया जा सकता। और 18 के अंदर विद्यालय संगठन को के मानकों का पूरा करना, यानी कि विद्यालय अगर कोई संगठन है तो धारा 18 के तहत उसको विद्यालय के मानकों का पूरा करना होगा। और 19 के अंदर कहा गया है कि अगर वो मानकों को पूरा नहीं करता है तो विद्यालय संगठन तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। और 20 के अंदर ये कहा गया भी राज्य सरकार है जो आप यानी जो विद्यालय संगठन के जो मानक है उनके अंदर परिवर्तन कर सकती है। और 21 के अंदर एसएमसी का गठन है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के गठन के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर टोटल 16 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में देखें 22 के अंदर आपके वार्षिक विकास प्रपत्र व योजना तैयार करना, यानी कि 22 के अंदर ये कहा गया है कि आपके जो शिक्षक हैं वो पूरे सत्र के अंदर बच्चे ने क्या कुछ किया है, क्या कुछ करना है और क्या कुछ आगे पाठ्यक्रम या नियोजन का जो विकास का प्रपत्र है वो योजना तैयार करेगा, ठीक है ना। और 23 के अंदर कहा गया कि शिक्षकों की योग्यता है। 23 के अंदर शिक्षकों की योग्यता के बारे में बताया गया है। अभी शिक्षकों को आर्टेट है, जो आपकी रीट है, जो आपकी ये पात्रता कंप्लीट होनी चाहिए वही पढ़ा सकता है। उसके बाद में 24 के अंदर आ गया शिक्षकों के दायित्व क्या, दायित्वों के अंदर वह नियमित विद्यालय आएगा, समय पर आएगा, पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण कराएगा, ये सारे शिक्षकों के दायित्व हैं। और 25 के अंदर विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात है। उसके बाद में यहाँ पर धारा 26 के अंदर है, धारा 26 के अंदर 10% से अधिक दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, यानी कि कहता है कि अगर विद्यालय के अंदर जो अध्यापक है उनकी 10% से ज़्यादा सीट कभी भी रिक्त नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। धारा 27 के अंदर कहता है अध्यापक की अन्य कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, यानी कि अध्यापकों को जनगणना यानी जनगणना और आपदा कार्य के अंदर और मतदान के अलावा और कहीं पर भी नहीं लगाया जा सकता है। उसके बाद देखिए धारा 28 के अंदर यह ट्यूशन कराने पर रोक है, यानी कि अगर कोई अध्यापक सरकारी अध्यापक और वो अपनी निजी ट्यूशन करता है तो उसके ऊपर रोक लगाई दी गई है। उसके अध्याय नंबर 5 की बात करते हैं तो पाठ्यक्रम पूरा करना, यानी कि धारा 19 कहती है पाठ्यक्रम में समाज, जाति और धर्म आदि का समाहित नहीं होगा, यानी कि अगर जो पाठ्यक्रम है बच्चों का पाठ्यक्रम उसके अंदर किसी जाति धर्म से उसको लिंक नहीं होना चाहिए, उसके अंदर जाति धर्म से संबंधित कोई आदि पाठ्यक्रम समाहित नहीं होगा। 38 के अंदर धारा 30 के अंदर कहते हैं बोर्ड परीक्षा नहीं लेनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक, यानी कि 30 के अंदर कहता है जब तक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाए तब तक बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। और चैप्टर नंबर 6 कहता है अधिकार संरक्षण, यानी कि अधिकारों का संरक्षण है। चैप्टर नंबर 6 अधिकारों का संरक्षण समझिए, जिसके अंदर 31 कहता है कि अगर बाल अधिकारों का संरक्षण के हनन होने पर उनकी शिकायत देना, यानी कि अगर उसके बाल अधिकारों का संरक्षण के हनन हो रहा है तो उसकी शिकायत धारा 31 के तहत दी जाएगी। 32 के अंदर शिकायत उच्च अधिकारी तक भेजना, यानी कि जो शिकायत 31 में प्राप्त हुई उसको उच्च अधिकारी तक भेजना होगा। और धारा 33 तक के अंदर सलाहकार परिषद का गठन है, जो यानी कि केंद्र के अंदर जो समय समय पर इसको निर्देश जारी करेगी। और धारा 34 के अंदर सलाह देगी, यानी कि 34 के अंदर जो आपके केंद्र सलाहकार परिषद गठन है वो समय समय पर उसको क्या करेगी, सलाह दी जाएगी। उसके बाद में वहाँ पर बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं तो इसके अंदर प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन का मतलब धारा 35 है, इसमें 35 के अंदर अधिकारी को निर्देश देने का अधिकार है।
निर्देश यानी कि अधिकारी को क्या करना क्या नहीं करना। उसके बाद में 36 के अंदर गलत व्यवहार पर शिकायत दर्ज, ये सारे 36 के अंदर प्रावधान किए गए हैं। और 37 के अंदर है, 36 में जो दर्ज शिकायत है उसकी कार्यवाही असमसी यानी कि उसकी कार्रवाई की जाएगी। और इस जो 37 के अंदर ही असमसी के अंदर जो वाद उठते हैं यानी उस वहाँ पर भी अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसकी भी शिकायत यहाँ पर धारा 37 के अंदर तहत की जाएगी। और 38 के अंदर समूची सरकार 2009 में परिवर्तन का अधिकार है, यानी समूची सरकार को 2009 के अंदर अपनी अनुसार वहाँ पर वह परिवर्तन कर सकती है। तो इसके साथ विशेष देख लेते हैं, यानी 1 से 5 तक 200 घंटे अनिवार्य हैं, और 1 से 5 तक 200 दिन अनिवार्य है और 800 घंटे अनिवार्य हैं। और 6 से 8 तक के 220 घंटे अनिवार्य हैं और 220 दिन और 1000 घंटे अनिवार्य है। और शिक्षक को तैयारी को मिलाकर के 45 घंटे सप्ताह के अंदर 45 घंटे अनिवार्य किए गए हैं। और अगर 150 विद्यार्थी होते हैं तो वहाँ पर एक हेडमास्टर होगा। उसके बाद में ऊपर छोटा था वो थोड़ा सा और देख लेते हैं दोस्तों। और ये रहा यहाँ पर, अब ये आपके समझ में आएगा। यानी विद्यार्थी शिक्षक अनुपात की बात करें तो 60 अगर शिक्षक है विद्यार्थी है तो वहाँ पर 2 शिक्षक होंगे। 61 से 90 तक है तो वहाँ पर 3 शिक्षक होंगे। 90 से 120 था तो 4 शिक्षक होंगे। और 121 से 150 तक है तो वहाँ पर 5 शिक्षक प्लस एक आता है हेडमास्टर होगा। यहाँ पर अनुपात 30:1 रहेगा। यहाँ अगर 200 है तो वहाँ पर 40:1 का आपका अनुपात रहेगा। अगर 6 से 8 तक है, 6 से 8 तक जो स्कूल है उसके अंदर 35:1 का आपका रेशियो रहेगा। तो ये दोस्त आपका RT 2009 है और 2011 आपने कंप्लीट कर लिया। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, धाराएं रट लें और धाराओं के अंदर प्रावधान किया गया वो बस मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है वो देख लेना बस, उसको टिक कर देना। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। इससे अगर पढ़ोगे तो वैसे तो बहुत है इसके अंदर पढ़ने वाला, लेकिन मेन जो चीज़ें हैं जो आपको मेन एग्ज़ाम के अंदर काम देगी वह यही है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।